नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे कक्षा 12वीं के प्री बोर्ड के प्रश्न पत्र के बारे में। इस प्रश्न पत्र का खंड अ हम पहले ही कर चुके हैं। आज हम खंड ब के बारे में बात करेंगे। इस खंड में आपको वर्णनात्मक प्रश्न और रचनात्मक लेख व औपचारिक पत्र से संबंधित प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। इसमें आपसे पाठ्य पुस्तकों और पूरक पाठ्य पुस्तकों के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं और बच्चे जो प्रायः यह सोच करके आते कि हम तो पेपर बहुत अच्छा करके परंतु मार्क्स पता नहीं क्यों नहीं आए, तो उनके अंक क्यों कटते हैं, इसी बात पर आपको ध्यान देना है। क्योंकि बच्चों, जब आप परीक्षा में उत्तर लिखते हैं तो क्या आप परीक्षक की अपेक्षाओं पर खरे उतर रहे हैं? यानी यदि 3 अंक का प्रश्न है तो क्या आपके कम से कम 3 वैल्यू पॉइंट्स मूल्यांक आए, और यदि 2 अंक का है तो कम से कम 2 मूल्यांक अवश्य उसमें प्राप्त होने चाहिए। आप कई बार विस्तार इतना अधिक कर देते हैं जो कि शब्द सीमा को भी लांघ जाता है और इसका भी आपका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। तो थोड़े बहुत शब्दों का ऊपर नीचे चलता है, किंतु यदि आप लगभग दुगना या तिगना लिख जाएंगे तो उससे एक तो अपने ही समय की बर्बादी करेंगे, जिससे कि बाकी प्रश्न पत्र के छूट जाने का डर रहता है, और दूसरा इससे परीक्षक को भी एक मौका मिल जाता है आपके अंक काटने का। तो आपने किन बातों पर ध्यान रखना है और किस प्रश्न के उत्तर में क्या क्या अपेक्षित है, यह मैं आज की इस वीडियो में चर्चा करूंगी। और यदि आपने इन बातों का ध्यान रखा तो आप कोई कारण नहीं बनता कि अपने नंबर कटवा पाएं। आपके नंबर बिल्कुल नहीं कटेंगे। और वैसे भी बच्चों, यह जो परीक्षा प्रश्न पत्र है, ये एक सैंपल पेपर प्रतिदर्श प्रश्न पत्र के रूप में भी आप इसे ले सकते हैं, क्योंकि यह सीबीएसई के मानक मानदंडों के आधार पर ही तैयार किया गया है। पूरे 80 अंक का पूरे पाठ्यक्रम से तैयार किया गया प्रश्न पत्र है। यदि आपने मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट यानी दोनों पालियों का ये प्रश्न पत्र अच्छी तरह से दोहरा लिया तो इसमें से बहुत कुछ आपको अपनी वार्षिक परीक्षा में भी मिलेगा, क्योंकि ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो बच्चों, अधिक समय बर्बाद ना करते हुए हम इस प्रश्न पत्र पर चर्चा करने चलते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वह कर लीजिए। साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाइएगा ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक तुरंत पहुंच जाएं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट्स मुझे अवश्य दीजिएगा कि आपको इसमें किस अंश में अभी भी कोई परेशानी महसूस हो रही है, तो मैं उस पर फिर से चर्चा करके आपकी उस परेशानी को दूर करने का प्रयास करूंगी। तो आइए चलते हैं बच्चों। खंड ब में सबसे पहले प्रश्न संख्या 7 में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में रचनात्मक लेख लिखिए। बच्चों, 150 शब्दों से अभिप्राय है कम से कम आपको एक शीट तो पूरी भरनी है। थोड़ा सा यदि अगले पृष्ठ तक भी चला जाता है तो चलेगा। और इसमें 3 विषय दिए गए हैं: स्वस्थ तन स्वस्थ मन का आधार, थमती क्यों नहीं महंगाई, और दिन पर दिन बढ़ती दिखावे की संस्कृति। आपको इन तीनों में से कोई एक विषय चुनना है और इसका लेख करते समय आपको ध्यान रखना है कि आप भूमिका या प्रस्तुतिकरण अच्छा रखें। और प्रस्तुतिकरण का 1 अंक होगा, विषय वस्तु के 3 अंक व भाषा शैली का होगा 1 अंक। और इस पर आप लेखन करते समय मुख्य रूप से ये ध्यान रखेंगे कि यदि आप अपने विचारों को क्रमबद्ध तरीके से सुसंबद्ध तरीके से व्यक्त करते हैं तो आपको इसमें अंक अवश्य मिलने हैं। और यह उत्तर प्रत्येक विद्यार्थी का अपने हिसाब से अलग अलग हो सकता है। किसी एक निश्चित परिपाटी पर इसे करने की आवश्यकता नहीं है। इस पर एक अलग से वीडियो बनाया गया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप समझ पाएंगे कि रचनात्मक लेख करते समय आपको किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। और यदि आप कहीं भी अटक जाएं, आपके दिमाग में यह ना आ रहा हो कि अब कौन सी बातें लिखी जाएं, कौन से विचार आने चाहिए, तो उसके लिए आप याद रखिए बच्चों, अभिव्यक्ति माध्यम में आपने 6 ककार पढ़ रखे हैं।
क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों, कैसे। तो आप उन बिंदुओं पर विचार कीजिए कि ये दिया गया विषय जो है ये क्या है, यह कब होता है, इससे कौन प्रभावित होता है, ये इसका प्रयोग कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। जब आप ये बातें सोचेंगे ना तो आपको अपने आप ही विचार आते चले जाएंगे और आप इसे क्रमबद्ध तरीके से लिखते चले जाएंगे। तो इस प्रकार आप 5 अंक इसमें प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, कोरोना महामारी के कारण विद्यालय एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों के बंद होने के कारण छात्रों पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण करते हुए किसी प्रतिष्ठित समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। और दूसरा दिया हुआ है, आप किसी पर्यटन स्थल पर भ्रमण के लिए गए किंतु वहां अस्वच्छता का वातावरण देखकर खिन्न हुए। इस पर अपने विचार व्यक्त करते हुए उक्त स्थल के पर्यटन अधिकारी को एक पत्र लिखिए और सुधार का अनुरोध कीजिए। बच्चों, यहाँ एक बात जो मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगी कि अक्सर आपकी परीक्षा में एक पत्र संपादक के नाम आता है और एक अन्य किसी अधिकारी के लिए आता है। यद्यपि प्रारूप में कोई विशेष अंतर नहीं है और संपादक के नाम पत्र में आपको जो 3 पंक्तियां लगातार लिखनी होती हैं उसमें पहली पंक्ति में आप लिखते हैं संपादक, दूसरी में उसी समाचार पत्र का नाम लिखते हैं जहां वह संपादक है, यानी जैसे नवभारत टाइम्स, जनसत्ता, दैनिक जागरण, कुछ भी। और फिर उससे अगली पंक्ति में आप यह बताते हैं कि उसका वह दफ्तर है कहाँ पर, उसका वह ऑफिस कहाँ पर है, जैसे कस्तूरबा गांधी मार्ग या बहादुर शाह जफर मार्ग, फिर नई दिल्ली, ये आपको पहले से याद है। परंतु यदि आप अधिकारी के नाम पत्र लिख रहे हैं तो उसमें आप समाचार पत्र का नाम नहीं देंगे, उसमें पहली पंक्ति में तो आप अधिकारी का ही नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ आपको प्रश्न में दिया गया है पर्यटन अधिकारी, तो पर्यटन अधिकारी लिखेंगे। दूसरी पंक्ति में आप उसके विभाग का नाम लिखेंगे कि वह कहाँ बैठता है, यानी पर्यटन विभाग। और तीसरी पंक्ति में वह स्थान आता है कि वह स्थान कौन सा है, जैसे आप किसी पर्यटन स्थल पर गए हैं तो आप यही दिल्ली का ही तो नहीं लिखेंगे। मान लीजिए आप इसमें कहीं घूमने के लिए आगरा गए तो वह आगरा का हो सकता है। यदि आप देहरादून गए, देहरादून हो सकता है। और यदि मान लीजिए आप दिल्ली के ही किसी हिस्टोरिकल प्लेस को देखने के लिए चले गए, ऐतिहासिक स्थल को देखने के लिए चले गए हैं, तो आप दिल्ली भी लिख सकते हैं। परंतु याद रखिए, समाचार पत्र का नाम तभी लिखा जाता है जब आप संपादक को नाम पत्र लिख रहे हो, अधिकारी वाला नहीं। तो इस प्रकार आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। और साथ ही इसमें भी आपके जो अंक मिलने हैं, 1 अंक तो होगा प्रारंभ और समाप्ति की औपचारिकताओं के नाम का, 1 अंक होगा भाषा शैली का और 3 अंक विषय वस्तु के रहेंगे। पत्रों के ऊपर भी एक अलग से वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया जा रहा है, आप उसे देख लेंगे तो अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि पत्र कैसे लिखने हैं। और बच्चों, वार्षिक परीक्षा के लिए आपको कोई ना कोई एक विषय तो अवश्य ही कोरोना पर मिलने ही वाला। वर्तमान परिस्थितियां चल रही हैं, लॉकडाउन, कोरोना, सुरक्षा संबंधी उपाय, वैक्सीन इत्यादि, इनमें से किसी न किसी विषय पर आपको एक अवश्य प्राप्त होगा, चाहे वो रचनात्मक लेखन प्राप्त हो या पत्र हो। आपको इस पर बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर लेनी है। आगे प्रश्न संख्या 9 पर बढ़ते हैं हम। इसमें क भाग में 3-3 अंकों वाले और ख भाग में 2-2 अंकों वाले। पहला प्रश्न दिया गया है, मुद्रित अथवा प्रिंट माध्यम की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 3 अंक का होने के कारण हमें 3 वैल्यू पॉइंट्स देनी है। तो इसके उत्तर में आप बता सकते हैं बच्चों, मुद्रित माध्यम में शब्दों में स्थायित्व होता है, पढ़ने व सोचने के लिए पर्याप्त अवसर रहता है, इसमें हम बार बार पढ़कर चिंतन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, संप्रेषण कर सकते हैं, और इसी कारण इसमें लिखित भाषा का भी हमें विस्तार मिलता है और व्याकरण संबंधी अशुद्धियों से भी बचा जा सकता है। और अगला प्रश्न है, समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली कौन सी है, उसकी विशेषताएं बताइए। तो समाचार लेखन की शैली का नाम है उल्टा पिरामिड शैली। इसमें
सबसे महत्वपूर्ण तथ्य पहले आते हैं और कम महत्वपूर्ण तथ्य घटते क्रम में बाद में आते हैं। इसमें समाचार के 3 अंग होते हैं। इंट्रो, बॉडी, समापन। इंट्रो में क्या, कौन, कहाँ, कब, ये 4 ककार रहते हैं। बॉडी में क्यों और कैसे 2 ककार होते हैं और समापन में कोई ककार नहीं होता, केवल तथ्य स्रोत रहता है और इसीलिए यह सबसे कम महत्वपूर्ण होता है और प्रायः स्थान की कमी के कारण इसको हटाया भी जा सकता है। अगला प्रश्न, बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में अंतर स्पष्ट कीजिए। बच्चों, जब भी अंतर वाला प्रश्न आए, यदि आप बीच में लाइन डालकर एक तरफ बीट रिपोर्टिंग और दूसरी तरफ विशेषीकृत रिपोर्टिंग लिखते हैं तो आपको पूरे अंक मिलने की संभावना रहती है। 2 अंक का है तो कम से कम 2 बातें तो बतानी होंगी। आप ऐसा समझ सकते हैं कि 1 अंक बीट रिपोर्टिंग का, 1 अंक विशेषीकृत रिपोर्टिंग का। तो बीट रिपोर्टिंग में हम क्या बताएंगे? संवाददाता को क्षेत्र विशेष की सामान्य जानकारी के आधार पर जो रिपोर्टिंग करनी होती है उसे हम बीट रिपोर्टिंग कहते हैं। इसमें बीट कवर करने वाले को संवाददाता कहा जाता है। और विशेषीकृत रिपोर्टिंग की अगर हम बात करें तो किसी क्षेत्र विशेष की सूचनाओं का बारीकी से विश्लेषण करके रिपोर्टिंग करने को विशेषीकृत रिपोर्टिंग कहते हैं। इसमें संवाददाता को विशेष संवाददाता कहा जाता है। बच्चों, यह प्रश्न मॉर्निंग शिफ्ट में भी पूछा गया है तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना अधिक महत्वपूर्ण है। अगला है फीचर की परिभाषा लिखिए। तो फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक, आत्मनिष्ठ लेखन होता है जिसका उद्देश्य पाठकों तक सूचनाएं पहुंचाना, ज्ञान देना, शिक्षित करना रहता है। आगे प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर केवल 40 से 50 शब्दों में लिखिए। 3-3 अंकों वाले 2 प्रश्न में से जो हमें एक करना है उनमें से पहला है, रेडियो और टेलीविजन के लिए समाचार की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो इसका उत्तर होगा, रेडियो और टेलीविजन के समाचार की भाषा सरल व गरिमा युक्त होनी चाहिए। उसमें छोटे छोटे सरल वाक्य होने चाहिए, वाक्यों में आपसी तारतम्य होना चाहिए और जटिल व सामासिक शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। उच्चारण में कठिनाई लाने वाले जटिल संक्षिप्त अक्षरों के प्रयोग से भी बचने का प्रयास करना चाहिए। आगे है, कविता के लिए आवश्यक प्रमुख घटक कौन से हैं? बच्चों, 3 अंक का है तो कविता के यदि हम 6 घटक लिखते हैं, आप ऐसा समझिए आधे आधे अंक का प्रत्येक घटक, यानी केवल 6 घटकों के नाम लिख देना भी काफी रहेगा, उनका विस्तार देने की आवश्यकता नहीं है। तो वे घटक कौन से हैं? पहला, भाषा का सम्यक ज्ञान। दूसरा, शब्द विन्यास। तीसरा, छंद विषयक बुनियादी जानकारी। चौथा, अनुभव और कल्पना का सामंजस्य। पांचवा, सहज संप्रेषण शक्ति। और छठा, भाव एवं विचार की अनुभूति। तो इस प्रकार 6 बिंदु लिखने का मतलब पूरे 3 अंक। ख प्रश्न है, इंटरनेट पत्रकारिता की लोकप्रियता के 2 प्रमुख कारण बताइए। तो जब हमसे केवल 2 ही पूछे गए हैं, यद्यपि आपको आते तो अनेक होंगे, लेकिन आप 2 कारण कौन से बता सकते हैं? इंटरनेट पत्रकारिता इसलिए लोकप्रिय हो रही है क्योंकि इसमें 24 घंटे अपडेट रहने की सुविधा होती है। इंटरनेट पत्रकारिता के द्वारा तीव्र गति से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। समाचारों के संकलन, संप्रेषण, सत्यापन और पुष्टिकरण में यह उपयोगी है। अथवा के बाद एक अन्य प्रश्न है, जनसंचार के प्रमुख माध्यम रेडियो की 2 विशेषताएं बताइए। तो इसके उत्तर में आप बता सकते हैं कि रेडियो जनसंचार का श्रव्य माध्यम है जिसमें ध्वनि, स्वर और शब्द की प्रमुखता रहती है। इसमें किसी भी घटना के घटित होते ही तुरंत उसकी सूचना श्रोताओं तक पहुंचाना संभव है। यह सस्ता व उपयोगी है। इसे सुविधा अनुसार कहीं भी ले जा सकते हैं।
प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों में लिखिए। ये 3-3 अंकों वाले हैं, इसलिए प्रत्येक प्रश्न में आप कम से कम 3 वैल्यू पॉइंट्स देते चले जाएंगे। पहला प्रश्न, देवसेना की हार या निराशा के क्या कारण हैं? तो इसके उत्तर में आप बताएंगे, देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी, परंतु स्कंदगुप्त विद्या से प्रेम करता था। इस प्रकार उसे अपने प्रेम में असफलता प्राप्त हुई। असफल प्रेम की पीड़ा उसकी वेदना का कारण बनी। दूसरा, जब उसके पिता और भाई की हूणों के साथ युद्ध करते हुए मृत्यु हो गई, तो उसने स्वयं अपने राज्य को बचाने के लिए बीड़ा उठाया, परंतु उसकी वह आकांक्षा भी पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि वह अपने राज्य की रक्षा नहीं कर पाई। तो इसी कारण वह निराश हुई और साथ ही जीवन में वह निरंतर दुख संघर्ष झेलते झेलते अकेलेपन का भार सहते सहते जीवन के अंतिम क्षणों तक देश सेवा के लिए समर्पित रह करके भी अकेली रही। और इसी कारण जीवन संध्या में जब स्कंदगुप्त प्रणय निवेदन लेकर उसके पास आया, तो वह उसे स्वीकार न कर सकी। ये सभी कारण मिल करके उसकी निराशा के कारण बने। आगे प्रश्न संख्या 2 है, हार्यों खेल जितावहि मोई, भरत के इस कथन का क्या आशय है? इस कथन के द्वारा भरत राम के प्रति अपने श्रद्धा भाव और राम का उनके प्रति अगाध स्नेह दर्शा रहे हैं। वे यह बताना चाहते हैं कि राम भरत से बहुत अधिक प्रेम करते थे और वे स्वयं हार करके भी खेल खेल में भी भरत को जिता देते थे, ताकि भरत का हृदय भंग ना हो। भरत द्वारा राम के स्नेह व उनके उत्साह को बनाए रखने के लिए राम के गुणों की यहाँ पर अभिव्यक्ति की गई है, और वे कहना चाहते हैं कि राम इतने अधिक उदार हैं कि वे अपने छोटे भाई को दुखी नहीं देख सकते, इसीलिए वे उसे खेल तक में भी हारने नहीं देते थे। अगला प्रश्न, अघन मास की विशेषता बताते हुए वीरणी नागमती की विरह व्यथा का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। बच्चों, यह वाला प्रश्न भी आपको मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर में भी मिलेगा। इसमें हमें क्या बातें बतानी है कि अघन मास में दिन छोटे रातें लंबी हो जाती हैं, और लंबी रातों में वह अपने अकेलेपन का वर्णन कर रही है। नागमती अपने पति रत्नसेन के विरह में अत्यधिक व्याकुल है। ऐसी स्थिति में उसका वियोग का दुख बहुत अधिक बढ़ जाता है और वह ठंड में कांपती रहती है। उसकी बनाव श्रृंगार तक में भी रुचि समाप्त हो जाती है, और वह अपने पति के पास भौरे और कौवे के माध्यम से संदेश भेजती है कि जाकर मेरे पति से कहना कि विरह की अग्नि से उठने वाले धुएं के लगने से हमारा रंग काला पड़ गया। आगे प्रश्न संख्या 12, इसमें 2-2 अंकों वाले प्रश्न हैं, इसलिए हम केवल 2-2 बिंदु ही बताएंगे। पहला प्रश्न, युधिष्ठिर जैसा संकल्प से क्या अभिप्राय है? सत्य कविता के संदर्भ में बताइए। बच्चों, यह प्रश्न भी मॉर्निंग शिफ्ट में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहा गया कि सत्य की प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प का होना आवश्यक है, जैसा कि युधिष्ठिर के पास था। और जैसे युधिष्ठिर कठिन परिस्थितियों में भी सत्य के मार्ग से नहीं डिगे, इसी प्रकार हमें भी सत्य, धर्म और नीति के मार्ग पर ही चलना चाहिए, तभी हम सत्य तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि दृढ़ निश्चय करने पर युधिष्ठिर अंत में विदुर तक पहुंचने में समर्थ हो सके थे, विदुर जो कि सत्य का ही प्रतीक थे। इसी प्रकार यदि हम भी एक दृढ़ निश्चय कर लेंगे, युधिष्ठिर जैसा पक्का संकल्प कर लेंगे, तो हम भी सत्य तक पहुंच सकते हैं। अगला प्रश्न,
कोयल और भंवरे के कलरव का विद्यापति की नायिका पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह प्रश्न बच्चों मॉर्निंग शिफ्ट में पठित पद्यांश के रूप में भी आया और यह वहां भी इसी तरह से 2 अंक वाले प्रश्नों में भी पूछा गया। तो यानी आप इससे इसके महत्वपूर्ण होने का अंदाजा लगा ही सकते हैं। कोयल और भंवरे के कलरव के माध्यम से विद्यापति यह कहना चाहते हैं कि नायिका अपने नायक के वियोग में इतनी अधिक व्याकुल है कि वह अपने नायक के अतिरिक्त अन्य किसी को भी देखना सुनना नहीं चाहती और इसीलिए वह कोयल की कूक को सुनकर अपने कान बंद कर लेती है और भंवरों के कलरव को सुन करके भी वह अपने हाथों से कानों को ढक लेती है, क्योंकि वियोग की पीड़ा में उसे उनका कलरव और अधिक दुखदायी प्रतीत होता है। अगला प्रश्न, वसंत आगमन की सूचना कवि को कैसे मिली? वसंत आगमन की सूचना कवि को कैलेंडर में लगे हुए छुट्टी के लाल निशान से मिली। दफ्तर में उस दिन वसंत पंचमी की छुट्टी थी। इससे कवि को एहसास हुआ कि वसंत आ गया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों में लिखिए। ये भी 3-3 अंक वाले हैं। पहला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से भी, कि प्रकृति के कारण विस्थापन और औद्योगिकरण के कारण विस्थापन में क्या अंतर है। तो बच्चों जब भी अंतर वाला प्रश्न आए आप वही उसी तरह से बीच में लाइन डाल करके एक तरफ लिखिए प्रकृति के कारण विस्थापन, दूसरी तरफ औद्योगिकरण के कारण विस्थापन। तो प्रकृति के कारण विस्थापन वह होता है जब किसी प्राकृतिक आपदा के कारण अपना स्थायी निवास छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर रहना पड़ता है, जैसे कि बाढ़ या सुनामी, भूकंप इत्यादि के आने पर वह स्थान छोड़ना पड़े। परंतु औद्योगिकरण के कारण विस्थापन वह है जब किसी स्थान पर उद्योग धंधों के लग जाने के कारण उस स्थान को छोड़ना पड़ता है। दूसरा अंतर हम क्या बताएंगे कि स्थितियां अनुकूल होने पर प्रकृति के कारण विस्थापित हुए लोग वापस अपने पूर्व स्थान पर आ सकते हैं, परंतु औद्योगिकरण के कारण विस्थापन स्थायी हो जाता है, उसमें पुनः वहां पर आ पाना संभव नहीं होता। और जो प्रकृति के कारण विस्थापन है उस पर मानव का नियंत्रण नहीं है, परंतु औद्योगिकरण के कारण विस्थापन पर मानवीय नियंत्रण हो सकता है। अगला प्रश्न, मनोकामना की गांठ भी अद्भुत अनूठी है, इधर बांधो उधर लग जाती है, कथन के आधार पर पारों की मनोदशा का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर हम क्या देंगे कि इस पंक्ति से यह पता चलता है कि पारों के मन में भी संभव के लिए प्रेम की उत्पत्ति हो चुकी थी और वह भी संभव से मिलना चाहती थी। इसी चाह में उसने मनोकामना की गांठ मनसा देवी के मंदिर में बांधी थी और उसे इतनी शीघ्र अपनी मनोकामना के पूर्ण हो जाने की उम्मीद नहीं थी, और जैसे ही वह मनोकामना पूर्ण हुई तो उसके मन में भी प्रसन्नता का भाव उत्पन्न हो गया। अगला प्रश्न, संवाद कहते वक्त बड़ी बहुरिया की आंखें क्यों छलछला आई? तो इसका उत्तर क्या होगा, संवाद अत्यधिक मार्मिक था और वह अपने मायके में संदेश भेज रही थी जिसमें वह अपनी दयनीय अवस्था का चित्रण कर रही थी, इसी कारण उसकी आंखें छलछला आई। दूसरा, संवाद में बड़ी बहुरिया ने अपनी खराब आर्थिक स्थिति, अकेलेपन और द्रूह जीवन की पीड़ा का वर्णन किया था। और तीसरे, संवाद कहते हुए बड़ी बहुरिया की विवशता उसके कथन से झलक रही थी। वह ये जानती थी कि मायके में जाकर के रहने से सम्मान प्राप्त नहीं होने वाला, इसी कारण उसने हरगोविंद से कहा था कि मैं भाई भाभी के बच्चों की जूठन खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी, परंतु यहाँ मुझसे रहा नहीं जाएगा। इस प्रकार का संवाद अपने दिल पर पत्थर रख करके ही कहा जा सकता है। ऐसी
इसी कारण से उसकी आंखें छलछला आई थी। आगे प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में लिखिए। दो दो अंकों वाले हैं। पहला, लोमड़ी स्वेच्छा से शेर के मुंह में क्यों चली जा रही थी? तो इसका कारण आप क्या बताएंगे? लोमड़ी शेर के बहकावे में आ गई थी। शेर द्वारा मिथ्या प्रचार किया गया था कि उसके मुंह में रोजगार का दफ्तर है और बेरोजगारी से मुक्ति पाने की आकांक्षा उसे शेर के मुंह में स्वेच्छा से ले जा रही थी। अगला प्रश्न, बालक द्वारा इनाम में लड्डू मांगने पर लेखक ने सुख की सांस क्यों भरी? तो इसका उत्तर होगा कि बच्चे के द्वारा इनाम में लड्डू मांगने से लेखक को ऐसा एहसास हुआ कि अभी बच्चे की स्वाभाविक प्रवृत्तियां कुछ जीवित हैं। हालांकि रटन शिक्षा प्रणाली के बोझ तले दबा हुआ बालक अपने बचपन को कुचलकर केवल रटी रटाई बातें बोल रहा था और उसका मुख पीला पड़ा हुआ था और उसकी आंखें झुकी हुई थी और उसके चेहरे को देखकर लेखक यह सोच रहा था कि बालक अब जीवित नहीं बचेगा। परंतु जैसे ही उसने बाल सुलभ चेष्टा से लड्डू की मांग की, उससे यद्यपि उसके पिता और अध्यापकों के चेहरे उतर गए, परंतु लेखक ने सुख की सांस भरी। अगला प्रश्न, चार हाथ न लग पाने की स्थिति में मिल मालिक की समझ में क्या बात आई? तो इसका उत्तर क्या होगा? जब मिल मालिक ने मजदूरों को चार हाथ लगाने के सारे प्रयास करके देख लिए और वे सब विफल हो गए, तो मिल मालिक की समझ में यह बात आई कि वह मजदूरों की संख्या दुगनी कर दे और उनकी मजदूरी आधी कर दे, जिससे उसका मुनाफा अभी भी बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार उसकी समझ में यह बात आई कि अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए मजदूरों का शोषण और उनके अधिकारों को कुचलना जरूरी है, अन्यथा अन्य किसी भी उपाय से वह अपनी आमदनी दुगनी नहीं कर सकता। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको यह प्रश्न पत्र अब अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और आप स्वयं ही अपना मूल्यांकन कर लेंगे कि आपने परीक्षा में जो उत्तर दिए क्या वे वाकई इन्हीं मूल्यांकों के अनुरूप थे। क्या आपको पूरे पूरे अंक मिलने चाहिए या कट जाने चाहिए? तो यदि उन अंकों के कट जाने की संभावना है तो आप उन्हें भविष्य के लिए फिर और अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, ताकि वार्षिक परीक्षा में आपके अंक कोई ना काट पाए। और यदि फिर भी आपको कोई समस्या आती है, आप उसे मुझे लिख करके बताइए। मैं उस समस्या को दूर करने का अपना यथासंभव प्रयास करूंगी। धन्यवाद।